नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम एकेडमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट 1 में की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी, टीआरई4 अन्य टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके तैयार किया गया है, जहां पे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। उस एग्जाम के लिए यह एक गेम चेंजर क्लास होगी। दोस्तों, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या क्लास आप और किस टॉपिक का आपको और किस टॉपिक की आवश्यकता है, ये भी बताइएगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरी जितनी भी पिछली क्लास हैं आप लोग अच्छे से देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए और शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि सब जिसको हो सकता है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो जहाँ जहाँ अच्छा फैक्ट मिलेगा आप लोग वहाँ नोट करते चलिएगा और ये भी बताइए कि जो 30 प्रश्न है इनमें से कितने प्रश्न आपको सही हुए। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है? सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आयों का योग है, या सरकारी राजस्व है, कल संग्रह है, या सार्वजनिक व्यय है? इनकम आय क्या है यानी नेशनल इनकम क्या है, यानी राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आयों का योग होता है, यानी सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय आय से एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित सभी साधन आयों का मतलब वेतन, ब्याज, लाभ एवं किराया के योग से है। साधन आय का मतलब होता है, ये साधन आय है, वेतन, ब्याज, लाभ, किराया के योग से होता है। राष्ट्रीय आय की आर्थिक प्रगति का मतलब जो है, राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। अगला प्रश्न है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, यानी जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल विकास उत्पाद। ऑप्शन सी है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सामान्य घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल मांग उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए सही होगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय आय मापन की कौन सी विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय कौन कौन सी विधि से मापी जाती है? इनकम मेथड, जिसे हिंदी में आय विधि कहा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे व्यय विधि कहा जाता है। प्रोडक्ट मेथड यानी उत्पादन विधि कहा जाता है, या प्रोबेबिलिटी मेथड यानी प्रायिकता विधि होता है। राष्ट्रीय आय मापन की कौन सी विधियां नहीं हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय मापन की इसमें से छांटने के बजाय कि कौन सी नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रीय आय मापन की कौन कौन विधियां हैं। तो देखिए, आय विधि है, व्यय विधि है और उत्पादन विधि है, लेकिन जो प्रायिकता विधि है ये इनकम आय मापने की कोई विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्पादन यानी राष्ट्रीय आय मापन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रास्फीति का अर्थ है। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? जनरल राइज प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, फॉल इन द प्राइस लेवल मूल्य स्तर में गिरावट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रोजगार में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जनरल राइज इन प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। जो सामान 4 रुपये में मिलता था, लेकिन वही सामान अब 6 रुपये में मिल रहा है, तो वह सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है। इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती रहती है तो उसे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, अस्फीति का अर्थ है। अस्फीति का अर्थ क्या है? राइज इन प्राइस, कीमतों में वृद्धि, कंटिन्यू फॉल इन जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट, राइज इन इनकम आय में वृद्धि, या राइज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि। अस्फीति का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है अस्फीति। प्रश्न नंबर 5, तो देखिए कंटिन्यू फॉल इन जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट की स्थिति जब होती है तो वही अस्फीति का से संबंधित होती है, वही अस्फीति कहलाती है। तो अस्फीति का सामान्य अर्थ होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट को ही अस्फीति कहा जाता है। जब सामान्य मूल्य स्तर लगातार गिरता रहता है तो उसे अस्फीति कहते हैं। अस्फीति में उत्पादन, लाभ एवं रोजगार में कमी आ सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावी मांग की सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, जे एम्किंस ने, रिकार्डो ने, मार्शल ने। प्रश्न नंबर 6, प्रभावी मांग, हु प्रोपोन्ड द थ्योरी द इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग का सिद्धांत किसने दिया था? प्रश्न नंबर 6, तो प्रभावी मांग का सिद्धांत जे एम किन्स ने दिए थे। आइए इसके कंसेप्ट को देखते हैं। किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। क्या होता है? किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। यदि प्रभावी मांग बढ़ती है तो उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अनएम्प्लॉयमेंट केस बाय लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड, यानी समष्टिगत मांग की कमी से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। क्या? घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या चक्रीय या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समष्टिगत मांग में कमी से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, तो जो समष्टिगत मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है बेरोजगारी तो उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। मंदी या मांग की कमी के कारण जब उत्पादन घटता है तो रोजगार कम हो जाता है, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। यह किन्सीय अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न नंबर 8 है, किन्स के अनुसार उपभोग फलन किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है, किन्स के अनुसार उपभोग फलन किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है इनकम और कंजप्शन, यानी इनकम एंड कंजप्शन यानी आय और उपभोग के बीच। ऑप्शन बी दिया है इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, आय और निवेश के बीच। ऑप्शन सी है सेविंग एंड प्राइस, बचत एवं मूल्य के बीच। ऑप्शन डी है टैक्स एंड रेवेन्यू, कर एवं राजस्व के बीच। प्रश्न नंबर 8 है, किन्स के अनुसार उपभोग फलन किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो किन्स के अनुसार उपभोग फलन जो होता है वो आय और उपभोग के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए होगा। आइए इससे संबंधित जितने फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए किन्स के अनुसार उपभोग मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। उपभोग किस पे निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है। और उपभोग फलन का सूत्र होता है C बराबर FY, जहाँ F कंजप्शन और Y इनकम होता है। कभी कभी सूत्र देकर भी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज SBI, नाबार्ड, RBI, एक्जिम। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, तो देखिए जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसे RBI कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है, और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और यह इसका मुख्य कार्य है, जो RBI का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का निर्गमन करना, शाख नियंत्रण करना और मौद्रिक नीति का संचालन करना। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि है। ऑप्शन ए है बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर नीति, मोरल शोषण, नैतिक अनुरोध, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, क्रेडिट
राशनिंग यानी साख राशनिंग। साख नियंत्रण का मात्रात्मक विधि क्या है? साख नियंत्रण का जो मात्रात्मक विधि है वह आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। साख नियंत्रण दो विधियों से किया जाता है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई के कंट्रोल में होता है और राजकोषीय नीति सरकार के कंट्रोल में किया जाता है। तो इसमें से जो है मात्रात्मक और जो मौद्रिक नीति है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक विधि और एक गुणात्मक विधि। तो मात्रात्मक विधि में बैंक दर नीति होगा और नैतिक अनुरोध, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, ये तीनों गुणात्मक विधि है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सब क्या है? साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि हैं। मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियां बैंक रेट पॉलिसी, ओएमओ, ये भी इसका मात्रात्मक विधि है। ओएमओ में मतलब वो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये भी मात्रात्मक विधि है। और एसएलआर, ये सब मात्रात्मक विधि हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गुणक का मान होता है, गुणक का क्या मान होता है? 1/में एमपीसी या 1/में एमपीएस या एमपीसी बटा में एमपीएस या एमपीएस बटा में एमपीसी के बराबर क्या होता है? तो देखिए, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है, एक सूत्र ये हुआ। और के बराबर 1/में एमपीएस होता है और के बराबर 1 होता है 1/में एमपीएस। ये कई सूत्र हैं, इसका संबंध है जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सटीक आंसर इसका 1/में एमपीएस होता है। ऑप्शन भी सही होगा। आइए इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। किन्स के अनुसार निवेश में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है, जिसे गुणक प्रभाव कहा जाता है, यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? किन्स के अनुसार निवेश में वृद्धि होने पर आय में कई गुना वृद्धि होती है, उसे ही गुणक प्रभाव कहते हैं। इसका फार्मूला है, देखिए यहाँ पे फार्मूला का जिक्र किया गया है। 1/1 एमपीएस और बराबर 1/में 1 माइनस एमपीसी हो। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आय की चक्रीय प्रवाह में रिसाव है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव है? निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात और बचत। रिसाव का कार्य कौन करता है? ऑप्शन 12 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, जो बचत है ना, यह आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव का कार्य करती है। आइए देखते हैं कि कैसे रिसाव का कार्य करती है। ऑप्शन डी होगा। देखिए, चक्रीय प्रवाह में आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता और प्रवाह से बाहर निकल जाता है। क्या कह रहा है? चक्रीय प्रवाह में आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता है और प्रवाह से बाहर निकल जाता है, उसे ही लीकेज या रिसाव कहा जाता है। जैसे सेविंग हो गया, ये रिसाव का उदाहरण है। टैक्स हो गया, ये भी रिसाव का मतलब उदाहरण है। और जो इम्पोर्ट है, आयात है, ये भी रिसाव यानी लीकेज का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण है? बचत, कर, निवेश, आयात। प्रश्न नंबर 13, तो जो निवेश है वो आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण यानी इंजेक्शन का कार्य करता है। आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अंतःक्षेपण यानी इंजेक्शन, जो तत्व आय प्रवाह के अतिरिक्त धन जोड़ते हैं, यानी जो तत्व आय प्रवाह में अतिरिक्त धन जोड़ते हैं उसे इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन में निवेश होगा, सरकारी व्यय होगा और निर्यात होगा। वहीं जो लीकेज था वह चक्रीय आय प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें रिसाव कहा जाता है। रिसाव के उदाहरण बचत, कर और आय हैं। वहीं अंतःक्षेपण यानी इंजेक्शन के उदाहरण कौन कौन है, मतलब कौन है मुख्य इंजेक्शन? निवेश है, सरकारी व्यय है और निर्यात है। प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से भिन्न है क्यों भिन्न है? जो व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से भिन्न क्यों है? क्योंकि व्यक्तिगत आय में अंतरण भुगतान शामिल होता है, राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतान शामिल होता है। ऑप्शन डी सी है, दोनों सही है और दोनों गलत है।
कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 14। व्यक्तिगत आय जो है राष्ट्रीय आय से भिन्न होती है, क्यों होती है? क्योंकि व्यक्तिगत आय में अंतरण भुगतान शामिल होता है, जबकि इनकम नेशनल यानी राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होता है। इस प्रकार अंतर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 14 का ए। ट्रांसफर पेमेंट में कौन कौन आते हैं? यानी जो अंतरण भुगतान है उसे ट्रांसफर पेमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। ट्रांसफर पेमेंट में पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये जो व्यक्तिगत आय में इंक्लूड होते हैं तब, जबकि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। उत्पादन के बदले प्राप्त नहीं होते, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आय में इन्हें जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, पूर्ण रोजगार का अर्थ नहीं है। पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या नहीं है? क्या? अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव। ऑप्शन बी है प्रत्येक व्यक्ति कार्यरत है, श्रम बल का उचित उपयोग। और ऑप्शन डी है सामान्य बेरोजगारी मौजूद हो सकती है। दिया है कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 15। तो देखिए इसमें प्रत्येक व्यक्ति कार्यरत है, यही इसका पूर्ण रोजगार का अर्थ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कार्यरत है। प्रश्न नंबर 15। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिला है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध है। फ्रिक्शनल और सीजनल बेरोजगारी पूर्णतः रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी है इनकम ड्यूटी और ऑप्शन डी है कस्टम ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर है तो देखिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, एक्साइज ड्यूटी भी अप्रत्यक्ष कर है, जबकि इनकम एक प्रत्यक्ष कर है और कस्टम ड्यूटी भी अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, वो प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह उसका वहन न करके वह दूसरे से वसूलता है। प्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार और भुगतान करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17 है, आरबीआई द्वारा खुला बाजार परिचालन का उदाहरण उपयोग किया जाता है। आरबीआई द्वारा खुला बाजार परिचालन का उपयोग किया जाता है, किस चीज में किया जाता है? ऑप्शन इधर देखिए, साख नियंत्रण के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात बढ़ाने के लिए, आयात बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया है? आरबीआई द्वारा खुला बाजार का परिचालन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। साख नियंत्रण के लिए आरबीआई करती है। जब ओयोमो के अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है तो जब प्रतिभूतियां खरीदने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और प्रतिभूतियां बेचने पर मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। इस प्रकार साख नियंत्रण किया जाता है। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना होता है तो प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं और जब मुद्रा आपूर्ति घटाना होता है अर्थव्यवस्था से तो प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, केन्स के अनुसार बचत मुख्यतः किसका फलन है? प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। केन्स के अनुसार बचत मुख्यतः किसका फलन है? ऑप्शन ए है मूल्य का, ऑप्शन बी है आय का, ऑप्शन सी है ब्याज का, ऑप्शन डी है जनसंख्या का। प्रश्न नंबर 18 केन्स के अनुसार बचत मुख्यतः किसका फलन है? तो ये आय का फलन है, इनकम। केन्स ने बचत को आय का फलन बताए हैं। केन्स के अनुसार बचत आय पर निर्भर करती है, यानी यस बराबर फंक्शन ऑफ वाई। जब आय बढ़ती है तो सामान्यतः बचत भी बढ़ती है, दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है। प्रश्न नंबर 19 है, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी, ऑप्शन सी है वृद्धि के साथ अविस्फीति, ऑप्शन डी है कोई नहीं।
तो देखिए मुद्रास्फीति के जब साथ बेरोजगारी होती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक ठहराव, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति साथ साथ मौजूद हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, सबसे अधिक तरल संपत्ति कौन सी है? भूमि, भवन, मुद्रा या मशीनरी? सबसे तरल लिक्विडिटी यानी सबसे आसान तरीका से किस वस्तु से विनिमय किया जा सकता है? सबसे तरल अवस्था में क्या है? तो वो है मुद्रा। क्यों मुद्रा है सबसे अधिक तरल? तरलता का अर्थ होता है किसी संपत्ति को बिना मूल्य हानि के तुरंत विनिमय माध्यम में बदलने की क्षमता। मुद्रा स्वयं विनिमय माध्यम है, इसलिए इसकी तरलता सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 21 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी किसके बराबर होती है? जो एनएनपी है किसके बराबर होती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद माइनस प्लस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 21, जो राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद यानी एनएनपी किसके बराबर होती है? जीएनपी प्लस डिप्रेसिएशन, या जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, या जीडीपी प्लस डिप्रेसिएशन, यानी जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी है वह जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों एवं पूंजीगत वस्तुओं में घिसाव होता है। जब उत्पादन प्रक्रिया होती है तो जो मशीनें लगाई जाती हैं या जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं तो उनमें घिसाव होता है, जिसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। और एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। यह वास्तविक उत्पादन क्षमता को अधिक सही रूप से दर्शाता है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम है क्या है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, नेशनल इनकम माइनस टैक्स, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, या पर्सनल इनकम प्लस टैक्स। प्रोज्य आय क्या है? प्रश्न नंबर 22। तो देखिए प्रोज्य आय मतलब खर्च करने योग्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब होता है व्यक्तिगत आय में से जब प्रत्यक्ष कर को घटा लिया जाता है तो जो बच जाता है उसे ही प्रयोज्य आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। प्रयोज्य आय वह आय है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं से उपभोग या बचत के लिए उपयोग कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है पर्सनल इनकम मतलब डायरेक्ट टैक्स। प्रश्न नंबर 23 है, मुद्रा की परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? किन्स से, इरविंग फिशर से, मार्शल से, पिगू से? मुद्रा की परिमाण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? किन्स से, इरविंग फिशर से, मार्शल से, या पिगू से? तो जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वह क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया था? तो इरविन फिशर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इरविन फिशर ने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था और इनका मतलब जो प्रसिद्ध समीकरण है एम भी बराबर पीटी, जो एम मनी सप्लाई को दर्शाता है, भी वेलोसिटी ऑफ मनी को दर्शाता है, और पी प्राइस लेवल को, और टी ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कि एम भी बराबर पीटी यह किस अर्थशास्त्री का समीकरण है? तो इरविन फिशर किससे संबंधी है? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न किसी तरह भी घुमाकर पूछा जा सकता है। रेपो रेट इज द रेट ऑफ विच, यानी रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। ऑप्शन बी है बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं। ऑप्शन सी है सरकार बैंकों से ऋण लेती है, या ऑप्शन डी है जनता बैंकों को ऋण लेती है। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। क्या है? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
और यह दर अल्पकालिक होता है, वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराता है। यानी रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराता है, और रेपो रेट बढ़ाने पर ऋण महंगे हो जाते हैं और मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। प्रश्न नंबर 25 है। दोस्तों एक बार और ध्यान दिला दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो रेपो रेट था, ये रिवर्स रेपो रेट दर का क्या अर्थ है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार लेती है, यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है, या आरबीआई सरकार को ऋण देती है, या बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, या सरकार आरबीआई से ऋण लेती है। कौन सा होगा? रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार धन लेती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखती है, जिससे बाजार की अतिरिक्त तरलता पर नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26 है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या कारण है? जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति मुख्यतः 3 कारणों से होती है। मांग प्रेरित, लागत प्रेरित और संरचनात्मक एक मुद्रास्फीति होती है, उसके कारण उत्पन्न होती है। मांग के कारण, लागत के कारण और संरचना व्यवस्था के कारण। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है? अधिक मांग, उत्पादन में वृद्धि, आय में कमी या बेरोजगारी में वृद्धि। तो देखिए प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। मांग प्रेरित का मतलब होता है अधिक मांग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है वह अधिक मांग के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उनकी उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तब कीमतें बढ़ने लगती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। और टू मच मनी कैशिंग टू फ्यू गुड्स। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? उत्पादन में लागत वृद्धि के कारण, आपूर्ति में वृद्धि के कारण, मांग में कमी के कारण या बचत में वृद्धि के कारण जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। प्रश्न नंबर 27 क्या होती है? तो देखिए ये भी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे ही लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत में कैसे मतलब मुद्रास्फीति हो जाएगा? यदि मजदूरी, कच्चे माल, बिजली, परिवहन लागत बढ़ जाए तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उत्पादक कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। यानी जब मजदूरी, कच्चा माल, बिजली, परिवहन लागत बढ़ जाएगा तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादक कीमतें बढ़ा देते हैं वस्तुओं के और कास्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या ऑप्शन डी है कुल। उपयुक्त सभी। कौन सा मुद्रा का कार्य है? प्रश्न नंबर 28। तो देखिए मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, संचय भी। ये तीनों इसका मुख्य कार्य है मुद्रा के। मुद्रा का कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतानों का मानक भी है। ये हुआ। प्रश्न नंबर 19 है। 29 सार्वजनिक व्यय में क्या शामिल होता है? सार्वजनिक व्यय में क्या क्या शामिल होता है? क्या रक्षा व्यय होता है, शिक्षा व्यय होता है, स्वास्थ्य होता है या सभी? तो देखिए सार्वजनिक व्यय में रक्षा व्यय भी आता है, शिक्षा व्यय भी आता है, स्वास्थ्य व्यय भी आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरकार द्वारा जन कल्याण जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, डैम आदि पर किया गया खर्च को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सरकारी आय व्यय से, ऑप्शन बी है केवल मुद्रा आपूर्ति से, केवल बैंकिंग व्यवस्था से, केवल विदेशी व्यापार से। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो देखिए जो राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार के आय व्यय से है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
राजकोषीय नीति का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उपकरण टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार, मूल्य स्थिरता आदि प्राप्त करना है। दोस्तों, इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स का 60 प्रश्नों को कवर की। दोस्तों, बता दूं, इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप किस और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, क्लास चाह रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये बताइए कि क्या स्टैटिक्स का जो सेशन चल रहा था, बीच में रोकी थी, क्या उसको कंटिन्यू करूँ या माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंप्लीट करूँ। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत।